एंड गुड इवनिंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज हम डे 5 का करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं और आपको ये जान के बहुत ही खुशी होगी कि जो उत्तम सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया गया है 10 दिनों का, आपको इस 10 दिनों का करंट अफेयर्स पढ़ के ना एक ओवरऑल जो करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन होता है ना जनवरी से लेके अक्टूबर तक, वो आपका ये 10 डेज सब कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका कवर अप हो जाएगा। क्योंकि मैंने पर्सनली इसको पढ़ के जब क्वेश्चंस देखे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्या हो रहे हैं, इससे लग रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है कि बस 10 दिनों का पीडीएफ पढ़ के आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर जा रहे हैं। बाकी तो मैं आपको विजन आईएएस का पीडीएफ ही प्रोवाइड करवा दूंगी और जो भी उत्तम सर आपको ग्रुप में दे रहे हैं रिवीजन सीरीज का, वो मैं यहाँ पे आपको सारा करवा दूंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो डे 5 का देखिए हमारा कंटेंट क्या क्या है, मतलब आज के इस सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं आज के इस सेशन में कि जो सौर ऊर्जा उत्पादन है, इसमें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन है, तो भारत है। दूसरा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है, तो भारत है। चौथा हम क्या पढ़ेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय, इसको तो स्टार मार्क लगा दीजिए, इस बार इससे 70 बीपीएससी में क्वेश्चंस आएंगे ही, ये श्योर है। मतलब ऐसा श्योर मतलब कि आप गारंटी रखो, क्योंकि बहुत टाइम के बाद क्या हुआ है तो चर्चा में है और हमारा जो है बिहार का ये धरोहर है, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ के जाने की आवश्यकता है। विश्व बैंक की वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों की सूची में भारत के 9 बंदरगाह शामिल है और ये पहली बार है कि टॉप 20 में भारत का कोई एक बंदरगाह क्या हुआ है, इसमें शामिल हुआ है। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल मोहिदम, जो कि असम में है और ये उत्तर पूर्व का पहला ऐसा घोषित हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपको ना कंटेंट देख के ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे आपके लिए जो करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया गया है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपेयर किया गया है। तो आप लोग ना बिल्कुल भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे मत जाइए, पीपीटी पे मत जाइए कि इतना अट्रैक्टिव नहीं है, या फिर एक होता है ना कि फेम में भी चले जाते हैं लोग, फेम पे जाते हैं कि ये कोचिंग का ब्रांड है, तो इसमें जो कंटेंट दिया जाएगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी छोटे मोटे कोचिंग का तो कोई महत्व नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप एस्पिरेंट हो, ठीक है, बीपीएससी के एस्पिरेंट हो, आपने सिलेबस देखा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं, उसको आधार बना के तब एनालाइज कीजिए कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। क्योंकि जिसने ये पहचान लिया ना, वो आधा एग्जाम तो ऐसे ही क्लियर कर लिए। तो इसलिए खुद को ना स्टेबल करके सोचा कीजिए, तब कंटेंट को पकड़ा कीजिए। यूनेस्को ने 11 बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा की है। फिर देखेंगे 78वां स्वतंत्रता दिवस के बारे में। विश्व के महानतम स्थलों की सूची में 3 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है। और अंतिम टॉपिक हमारा रहेगा कि भारत के रामसर स्थलों की सूची में 3 नए स्थल को शामिल किया गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज को और एक एक टॉपिक को हम इलेबोरेट करते जाएंगे और आपको क्लास में ही याद हो जाएगा अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो। देखिए पहला क्या है हमारा टॉपिक, पहला टॉपिक है कि सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन है, तो भारत है। अब देखिए जो सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन है, अगर हम उसके प्रोडक्शन में अपनी इंडिया की रैंकिंग देखें तो हमारी इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तीसरी है। बस आप सुनते जाओ, आपको याद होगा। उत्पादन में हमारा स्थान कितना है, तो तीसरा है। किस चीज के उत्पादन में, तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में। आई बात समझ में, आइए आगे देखते हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 मई 2024 में वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ष 2023 में भारत दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। तो एक ही लाइन हमें याद रखना था कि हमारे देश की रैंकिंग कितनी है सौर ऊर्जा उत्पादन में, तो तीसरी है। दूसरा न्यूज है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इसके बारे में देखिए, तो इसको घोषणा कब किया गया इसकी, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की गई। कब किया गया,
13 फरवरी 2024 को। जब मैं यहाँ पे बोलती हूँ ना, अब कॉपी पेन लेके बैठा करो, बस डेट नोट कर लीजिए, 13 फरवरी 2024 माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। देखिए बस एक बार रिवाइज कीजिएगा, आपको क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा ये चीज। लक्ष्य क्या है इसका, ये जो स्कीम को लॉन्च किया गया है, इसका एम क्या है, इसका एम है कि 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके 1 करोड़ घरों को रोशन करना। बहुत ही अच्छा स्कीम है। देखते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं रहती है तो कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये जो योजना है, इसका लक्ष्य है कि हम 300 यूनिट तक, कितने यूनिट, 300 यूनिट तक क्या करेंगे, मुफ्त बिजली प्रदान करके 1 करोड़ घर को क्या करेंगे, ये तो रोशन करेंगे। ठीक है, तो इस स्कीम का क्या है, लक्ष्य है। अब इसने प्रावधान किया है कि 1 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल के लिए 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। मतलब कि 1 किलोवाट वाला आप सोलर पैनल लगाते हो तो आपको 30,000 की सब्सिडी दी जाएगी। देन 2 किलोवाट क्षमता वाले पैनल लगाओगे तो आपको 60,000 सब्सिडी मिलेगी। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ये पॉइंट को अच्छे से देख लीजिएगा। बदलते पैटर्न को देख के स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 1 किलोवाट वाले सोलर पैनल में 30,000 की सब्सिडी, 2 किलोवाट वाले सोलर पैनल में 60,000 की सब्सिडी, एंड 3 किलोवाट वाला जो सोलर पैनल अगर कोई लगाता है तो उसे 78,000 की सब्सिडी क्या होगी, तो मिलेगी। अब मैं आपको यहीं पे इसको रिकॉल करवा देती हूँ ताकि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई 1 किलोवाट का लगाता है सोलर पैनल तो उसे गवर्नमेंट कितने की सब्सिडी देगी, 30,000 की। अगर कोई 2 किलोवाट का लगाता है तो गवर्नमेंट उसको 60,000 की सब्सिडी देंगे। अगर कोई लगाता है 3 किलोवाट की तो उसे गवर्नमेंट कितने हजार की सब्सिडी देगा, तो 78,000 की सब्सिडी देगा। तो इन पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। और ये जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसको कब लॉन्च किया गया, इसे लॉन्च किया गया 13 फरवरी 2024 को। किसके द्वारा, तो पीएम के द्वारा। क्या लक्ष्य है इसका कि 300 यूनिट तक ये क्या करेंगे, बिजली फ्री देंगे। कितने घरों को रोशन करेंगे, तो 1 करोड़ घरों को रोशन करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में चले गए होंगे। अब चूंकि ये स्कीम लॉन्च की गई है तो इससे रिलेटेड एक और स्कीम है, उसको देख लेते हैं। पीएम सूर्योदय योजना, इसकी घोषणा कब की गई, तो 22 जनवरी 2024 को। एस्पिरेंट ध्यान से सुनिएगा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया गया, 13 फरवरी 2024 को। लेकिन पीएम सूर्योदय योजना को कब लॉन्च किया गया, 22 जनवरी 2024 को। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। इसका उद्देश्य है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने हेतु योजना का प्रारंभ किया गया है। अब देखिए, हमारा लक्ष्य है ना कि हमें शून्य कार्बन उत्सर्जन को क्या करना है, तो प्राप्त करना है। तो सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करने से तो नहीं होगा ना, हमें उसके लिए स्टेप भी उठाने पड़ेंगे। तो ये कुछ स्टेप है जो उसकी ओर हमें क्या करेंगे, तो अग्रसित करेंगे। तो ये सारे पॉइंट आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फ्यूचर में ऑफिसर बनने वाले हो तो आपके पास प्लानिंग जो है वो होनी चाहिए। इसमें प्रावधान किया है कि 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप क्या करेंगे, तो लगाए जाएंगे। तो 2 न्यूज आपने अभी देखा और 2 न्यूज आपके दिमाग में चले गए होंगे। आइए हम देखते हैं तीसरे न्यूज को। तीसरा न्यूज है, नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन है। मतलब जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, N2O, इसका अगर सबसे बड़ा उत्सर्जक देश देखिएगा तो कौन है, तो हमारा देश भारत है। आइए इसके बारे में देखते हैं। ये रिपोर्ट किसने जारी की, ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जारी कौन करता है, अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जो है इस रिपोर्ट को जारी करता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में। प्रथम स्थान पे कौन है, तो प्रथम स्थान पे चीन है, दूसरे पे भारत है और तीसरे पे यूएसए है। मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है और तीसरे नंबर पे कौन है, तो यूएसए है।
जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। जब आप ग्रीन हाउस गैस को पढ़ते हो तो आप उसमें एक प्रमुख घटक के रूप में किस गैस को देखते हो, तो नाइट्रस ऑक्साइड को देखते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वायुमंडल को अधिक क्या करता है, तो गर्म करता है। आप देखिए इन कंपैरिजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर को क्या करता है, तो ज्यादा गर्म करता है। तो उम्मीद है कि सारे पॉइंट आपके दिमाग में चले गए होंगे। चौथी न्यूज को देखते हैं। चौथा न्यूज है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, आप सभी लोग हिस्ट्री तो पढ़े हैं, जाहिर सी बात है पढ़ी होंगे, ये तो एक हास्यास्पद वाला सवाल हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, गुप्त शासक जो कुमार गुप्त थे उनके द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। और इसका विध्वंस किसके द्वारा कर दिया गया, बख्तियार खिलजी के द्वारा इसका विध्वंस जो है इसका विनाश कर दिया गया था। किसका, नालंदा विश्वविद्यालय का। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नालंदा के नए परिसर का उद्घाटन किया। ठीक है, आप अपने दिमाग में एक डेट एकदम फिक्स कर लो। कौन सा डेट, 19 जून 2024। क्या हुआ था इस दिन, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय का जो परिसर है उसका उद्घाटन किया। अभी 3 डेट आपने पढ़ा, कौन कौन से, 13 फरवरी 2024, 22 जनवरी 2024, 19 जून 2024। अब आपको सोचना है कि आपने इस डेट पे क्या पढ़ा है। ऐसे दिमाग पे जब जोर डालिएगा ना तो एग्जामिनेशन हॉल में उतना फ्री फील कीजिएगा। तो दिमाग पे जोर हमें क्या करना है, डालना है। इसकी भी एक्सरसाइज करवानी है हमें। नालंदा विश्वविद्यालय में 20 से अधिक देशों के छात्र पहले से ही अध्ययन कर रहे थे। आप समझ रहे हो, 20 देश से अधिक देश के छात्र क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। कैसे कोई बोलता है कि हमारा बिहार पिछड़ा है, अरे इसकी अच्छाइयाँ भी देखिए। सिर्फ बुराई को लेके लोग बिहार को बोलने लगते हैं कि ऐसा है वैसा है। मेरे सामने तो किसी की हिम्मत भी नहीं कि बिहार के बारे में कुछ बोले, लेकिन मैं देखती हूँ ना कि बहुत लोग जो होते हैं ना बहुत हीन की भावना से देखते हैं, और हीन की भावना से वही देखते हैं जो कुछ चीज़ों को लेकर बैठा हुआ है और उसके आधार पे जज करते हैं हमारे स्टेट बिहार को। यह परिसर एक नेट जीरो हरित परिसर है। आप देख रहे हो, पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो परिसर है नालंदा का जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा 19 जून 2024 को किया गया, ये कैसा परिसर है, तो नेट जीरो हरित परिसर है। क्या आपको एक पॉइंट नहीं मिला अपने मेंस में लिखने के लिए, अपने एस्से में लिखने के लिए और अपने इंटरव्यू में बताने के लिए कि किस तरीके से हम शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर क्या कर रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं। नालंदा की जो खंडहर है उसको 2016 में संयुक्त राष्ट्र ने क्या घोषित कर दिया था, विरासत स्थल घोषित कर दिया था। अब आपसे यहाँ से कुछ क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, चांसेस। पहला क्वेश्चन, कब उद्घाटन हुआ इसका, अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। देन कब इसको विरासत सूची में शामिल किया था, किसने इसको निर्मित किया था, किसके द्वारा इसका विध्वंस किया गया था। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। अगला टॉपिक है कि विश्व बैंक की वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों की सूची में भारत के 9 बंदरगाह शामिल है। अब मैं आपको ना पूरा ये लिखा हुआ है, पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जस्ट लिखा जाता है कि आपको लगे कि हाँ आपको कंटेंट दिया गया है, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं यहाँ पे आपको डिलीवर कर देती हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि वर्ष 2023 में दुनिया के शीर्ष 20 पत्तनों में से 19वें पायदान पे कौन है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला अवसर है जब भारत का कोई बंदरगाह जो है वो विश्व के शीर्ष 20 में शामिल है। और शीर्ष 20 में कौन शामिल हुआ है, तो ये 19वें नंबर पे है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, इसको याद रखना है। भारत का 43वां धरोहर स्थल मोइदम, ये मोइदम जो है वो भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया है। ये कहाँ है, तो ये असम के चराईदेव जिले में स्थित है और ये भारत का 43वां विश्व धरोहर है। भारत का 43वां विश्व धरोहर कौन है, तो मोइदम है। कौन से जिले में, चराईदेव जिले में। ये कौन से स्टेट में है, तो ये स्टेट जो है असम में है। मोइदम सांस्कृतिक विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला पूर्वोत्तर भारत की पहली विरासत है। जहां भी पहली आती है ना तो हमें अलर्ट हो जाना होता है कि देखिए ये पहला है तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये पहला है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मोहिदम जो है ये अहोम युग के शाही परिवारों का
कब्रिस्तान स्थल है। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मोहिदम जो है वो क्या है, तो अहोम जो वंश थे ना, उसके जो शाही परिवार थे, उनका ये कब्रिस्तान स्थल था, क्या, मोहिदम। तो इसका मीनिंग भी आप याद रखना कि ये था क्या, क्या था, कब्रिस्तान स्थल था। यह घोषणा विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में किया गया और विश्व धरोहर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया गया। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ, भारत मंडपम में। और ये पहली बार है कि भारत ने विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की है। आई बात समझ में, तो भारत जो है वो पहली बार क्या कर रहा है, मेजबानी कर रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है। अगर वर्तमान में देखो तो भारत में 43 विश्व धरोहर स्थल है। 43वां कौन बना, मोहिदम, असम स्टेट में है। इसका ये क्या है, तो शाही परिवार जो अहोम वंश के थे उनका कब्रिस्तान स्थल है। इसमें से 35 सांस्कृतिक है, 43 में से 7 प्राकृतिक है और एक मिक्स वाला है, मिश्रित है। भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल देखो तो होयसल मंदिर है, जो कि कहाँ पे है, तो कर्नाटका में है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको दिमाग में रखने हैं। अगली न्यूज है कि यूनेस्को ने 11 बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा जो है वो की है। मतलब हाल ही में यूनेस्को ने 11 देशों में 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। वर्ष 2024 तक भारत में कितने थे, 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व है। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, प्रथम याद रखिएगा नीलगिरी है। नीलगिरी जो है, जो 1986 में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित हुआ था। और 18वां कौन है जिसके लिए चर्चा में है, तो 18वां पन्ना है, जो कि मध्य प्रदेश में है। क्या है, 18वां बायोस्फीयर कौन है, तो पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है। आइए 8वीं न्यूज की तरफ चलते हैं। 78वें गणतंत्र दिवस, 78वां स्वतंत्रता दिवस, माफी चाहूंगी, मैं गणतंत्र दिवस बोल दी थी। देश भर में 15 अगस्त 2024 को उल्लासपूर्वक 78वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया गया। थीम क्या था, विकसित भारत। अब यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगातार 11वीं बार तिरंगा फहराया गया। कितनी बार, लाल किले से लगातार 11वीं बार तिरंगा फहराया गया। इससे पहले जो हमारे जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा 10 बार तिरंगा फहराया गया था लाल किले से। सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड प्राप्त है, ये उपलब्धि प्राप्त है, वो हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राप्त है। उन्होंने 17 बार क्या किया था, लाल किले से झंडा को फहराया था। उसके बाद इंदिरा गांधी ने 16 बार। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखने हैं। एज अ एस्पिरेंट तो ध्यान में रखना ही है, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना चाहिए, क्योंकि ये कुछ बेसिक चीज है जो आपको क्या करते हैं, दूसरे लोगों से अलग करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज आंध्र प्रदेश के शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी पिंगल वैकैया के द्वारा डिजाइन किया गया। जो हमारा तिरंगा है उसको तिरंगा को किसके द्वारा डिजाइन किया गया, तो उसको डिजाइन किया गया है पिंगल वैकैया के द्वारा। उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में जा रहे होंगे। अब आप देखो, हर घर तिरंगा अभियान, इसकी शुरुआत जो है ना, इसकी शुरुआत कब की गई थी, जब आज़ादी के 75वां वर्ष पूरा होने वाला था ना, तो 2021 में हर घर तिरंगा अभियान को शुरू किया गया। इस बार आप देखो कि 2024 में 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया था। कब से कब तक, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक। विश्व के महानतम स्थानों की सूची में 3 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया। हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि वो 3 स्थल कौन कौन से हैं, तो एकदम याद रखना। म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि कहाँ पे है, मुंबई में है। फिर से मेरे साथ बोलिएगा, म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस, ये कहाँ है, मुंबई में। मनम चॉकलेट, ये कहाँ है, हैदराबाद। मनम चॉकलेट हैदराबाद। नार रेस्तरा हिमाचल प्रदेश, नार रेस्तरा हिमाचल प्रदेश। तो इन 3 का नाम आपको याद रखना है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इसको याद कैसे भी कर लेना, चाहे लिख के करिए, 3-4 बार बोल के याद कीजिए, कैसे भी याद करना है आपको, इसको अपने दिमाग में बस रख लेना है। भारत के रामसर स्थलों की सूची में 3 नए स्थलों को शामिल किया गया है। अब ये देखिए कौन कौन से हैं।
हालांकि अभी तो बढ़ गया है और, लेकिन ये 3 देख लीजिए नाम कौन कौन से हैं। नजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, काजूवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, तवा जलाशय मध्य प्रदेश। तो इन तीनों का नाम भी आपको याद रखना है। और हमारे बिहार में कितने हैं, तो नागी डैम, नकटी पक्षी अभयारण्य, ठीक है, और कांवड़ताल। तो ये 3 हमारे बिहार से है जो रामसर स्थल की सूची में सूचीबद्ध हुए हैं। तो ये रहे आपके डे 5 के करंट अफेयर्स। अब बस 5 दिन और बाकी है, जिसमें से मैंने आपको डे 7 का करवा दिया, जो कि साइंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशल था। तो वो तो कंप्लीट हो गया आपका, उसका कुछ पार्ट्स रह गया है। मतलब 2 से 3 दिन में आपका ये 10 डे का जो करंट अफेयर्स था वो खत्म हो जाएगा। और आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करके जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आप एक स्टैंडर्ड का टेस्ट सीरीज दीजिएगा। कोई भी टेस्ट सीरीज मत उठा लीजिएगा, एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज का टेस्ट लगा के देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि आपने जो पढ़ा है वही हू बहू दे दे, आपको थोड़ा दिमाग अप्लाई भी करना पड़ता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और बहुत कम एस्पिरेंट देखते हो, अगर क्लास ना लो तो ग्रुप में मैसेज आता है कि मैम क्लास कब से होगी, बहुत डर लग रहा है, क्लास करवा दीजिए। और जब क्लास लो तो देखते नहीं है। अगर आपको पीडीएफ से लिटरली पढ़ना होता है तो अभी तक आप पढ़ चुके होते। बहुत सारे एस्पिरेंट वीडियो का वेट करते हैं, तो जब वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो यूटिलाइज कीजिए ना इसका। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट।